व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम टू टीएस शेख स्टोरीज़, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं आप लोगों के साथ ही घटी हुई कुछ रियल लाइफ क्रीपी हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज़ को। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ को, रियल लाइफ इवेंट्स को मेरे साथ शेयर करो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल दे रखा है और एक नंबर दे रखा है। आप लोग वहां जाके अपनी स्टोरीज़ को मुझे शेयर कर सकते हो। आप लोग में से बहुत से लोगों ने स्टोरी में या फिल्मों में जिन के बारे में तो नहीं हो, लेकिन अगर आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो तो फॉर श्योर आप लोगों ने जिन के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या तो अपने मोहल्ले कॉलोनी के बुज़ुर्गों से, या मम्मी पापा से, या फिर किसी कहानी से। तो आज की जो स्टोरी है इसी पे बेस्ड है, और मैं जो आपको आज की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एक रियल लाइफ इवेंट पे आधारित है, और इस चीज़ को मैंने खुद अपने आंखों से और खुद अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस किया है। बहुत से लोगों को इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं होता, पहले मुझे भी, बट जब मैंने इस चीज़ को खुद अपने आंखों से एक्सपीरियंस किया तब मुझे इन सब चीज़ों पे भरोसा होने लग गया। सो चलिए मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 2015 व्हेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड। मैं बिहार के एक छोटे से शहर सीतामढ़ी में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरे फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी पापा, 2 बड़े भाई, मैं और मेरी छोटी बहन। हमारी कॉलोनी वेल डेवलप्ड नहीं होने के कारण वहाँ मुश्किल से सिर्फ 30 से 40 घर ही हुआ करते थे, वो भी एक दूसरे से दूर दूर। पर फिर भी हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम एक सुनसान कॉलोनी में रह रहे हैं। सब एक दूसरे से मिलते, शाम में एक जगह बैठ के ठहाके लगाते, चाय पीते और मस्ती करते। ऐसा मानो कि जैसे पूरी कॉलोनी हमारी एक फैमिली हो। मेरे घर के जस्ट 2 घरों के बाद हमारे एक अंकल का घर था जिनका नाम था रईस खान। रईस चाचा को हम लोग चाचा जी के घर बुलाते थे। चाचा जी की फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे। चाचा जी, उनकी वाइफ, उनका बड़ा बेटा अर्श, उनका छोटा बेटा रूहान और सबसे छोटी बेटी महक। अर्श एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और रूहान रेलवे में टीटी। अपने काम के सिलसिले में ये दोनों भाई ज़्यादातर दूसरे शहर में रहा करते थे, और महक अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके कॉलोनी के बच्चों को ही अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाया करती थी। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस फैमिली थी, मतलब ये अपने रिलीजन को और इस्लाम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, जिसके कारण इनके घर में और इनकी फैमिली ना कभी सॉन्ग सुनती थी, ना ही कभी मूवीज़ देखती थी, क्योंकि हमारे रिलीजन में ये सब चीज़ें करना हराम है। एट दैट टाइम वन थिंग वाज वेरी पॉपुलर इन आवर कॉलोनी वाज द प्रेजेंस ऑफ जिन एंड जिन्नात। कई लोगों का ये भी कहना है कि उन लोगों ने हमारी कॉलोनी में जिन को देखा है। अब इस बात की कितनी सच्चाई है वो तो किसी को मालूम नहीं, बट जिस श्योरिटी से वो लोग कह रहे थे वो शायद सच थी। उस टाइम पे हमारी कॉलोनी में एक शादी भी थी, और वो शादी महक के बहुत क्लोज रिलेटिव की थी, जिसके कारण वो लोग उस शादी के लिए बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे। शादी के कुछ टाइम पहले ही महक और उसकी मम्मी कॉलोनी से 7 किलोमीटर दूर के मेन मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनी वेल डेवलप्ड नहीं होने के कारण हमारे कॉलोनी के आसपास में एक भी वेल डेवलप्ड मार्केट या फिर एक भी अच्छी मार्केट नहीं थी, जिसके कारण महक को और उसकी मम्मी को 7 किलोमीटर दूर ज्वेलरी और फैब्रिक लेने जाना पड़ा। महक अप्लाइज टू मच ऑफ द परफ्यूम सेंट बाय हर ब्रदर दैट डे, और अनफॉर्चुनेटली भीगे बालों के कारण महक खुले बालों के साथ ही अपने मम्मी के साथ मार्केट चली गई। और शायद ये उसके ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारे इस्लामिक रिलीजन में ये मान्यता है कि अगर कोई भी कुंवारी लड़की घर के बाहर शाम 6 बजे के बाद या फिर मगरिब के बाद खुले बालों में और अत्र लगाकर घूमती है सुनसान जगह पे, तो शैतान, जिन, जिन्नात उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर एक बार ये अट्रैक्ट हो गए तो उनका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते। मार्केट दूर होने के कारण महक और उसकी मम्मी को वापस लौटते लौटते रात के 11 बज जाते हैं। वो लोग जैसे ही अपने कॉलोनी के गेट पे पहुँचते हैं उन्हें एक अजीब सी आहट महसूस होती है, लेकिन महक और उसकी मम्मी उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है
और कॉलोनी के चौराहे पे जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं वैसे ही महक को फील होता है कि एक अनआइडेंटिफाइड स्ट्रांग फोर्स उसके बालों को पीछे की तरफ जोर से खींच रहा हो। वो महक अपने मम्मी को ये बात बताती है, लेकिन उसकी मम्मी इस चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद महक का पैर अचानक से फिसलता है और महक पीछे की तरफ गिर जाती है। महक अपने मम्मी को बताती है कि उसके बालों को किसी ने बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ खींचा, लेकिन महक की मम्मी इस चीज़ों को इग्नोर करते हुए फिर से महक को ऊपर की तरफ खड़ा करके और उसके कपड़ों को साफ करके घर की तरफ वापस चल देते हैं। महक और उसकी मम्मी घर पहुंचती है और चाचा जी और उनकी फैमिली डिनर करके नॉर्मल दिनों की तरह आराम से सो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल दिनों की तरह अच्छा चल रहा होता है। फिर आती है शादी वाली दिन। चाचा जी और उनकी फैमिली शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। पूरे कॉलोनी में रोशनी ही रोशनी होती है और हमारी फैमिली भी उस शादी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। हमारी फैमिली और महक की फैमिली एक साथ बैठ के खूब गप्पे लड़ाते हैं। मैं, महक, मेरे दोनों भैया, हम सारे लोग साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं और डिनर करके फिर हम लोग अपने घर वापस चले जाते हैं रात के 2 बजे के करीब। शादी के 4 दिनों के बाद हम लोगों को अचानक से एक खबर मिलती है कि महक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बुखार आना, बेहोश होना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और आवाज़ का बदल जाना, ये उसके लिए नॉर्मल हो चुका था। ये बातें पूरे कॉलोनी में आग की तरह फैल गई कि महक एक बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र कर रही है। महक के पापा यानी चाचा जी ने महक को हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और कॉलोनी के सारे लोग और डॉक्टर्स हैरान तब हो गए जब महक के रिपोर्ट्स आए और उस रिपोर्ट्स में ये था कि महक को एक भी बीमारी नहीं, सारे रिपोर्ट्स क्लियर। डॉक्टर्स भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा क्या चीज़ है जो महक को बीमार तो कर रहा है लेकिन रिपोर्ट्स में दिख नहीं रहा। तो डॉक्टर्स ने चाचा जी को सजेस्ट किया कि वो महक को दिल्ली एम्स लेके जाएं, क्योंकि उनका ये मानना था कि दिल्ली एम्स में हायर टेक्नोलॉजी टेस्टिंग मशीन्स के कारण वो अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे कि महक किस बीमारी से सफ़र कर रही है। चाचा जी, रोहान और चाचा जी की वाइफ, ये तीनों महक को डॉक्टर के पास से वापस अपने घर ले आते हैं। महक बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी होती है, वो चलने के भी हालात में नहीं होती है, जिसके कारण रोहान महक को अपने गोद में लेके बेड पे लिटा देता है। जैसा कि महक खाना नहीं खा पा रही होती है, इसके कारण महक के लिए खिचड़ी बनती है और जैसे तैसे महक को खिचड़ी खिलाई जाती है। फिर ये लोग अपने डिनर के लिए बैठ जाते हैं। जब ये लोग पहला निवाला अपने मुंह पे रखते हैं तो अचानक से महक के कमरे से एक चीखने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ इतनी तेज होती है कि लगभग हमारे कॉलोनी के सभी लोगों को वो आवाज़ सुनाई देती है। मेरी बड़ी माँ और मेरी मम्मी दोनों बाहर चेयर पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और मैं और मेरा भाई रोड पे खेल रहे होते हैं। हम लोगों के गाने में महक के चीखने की जैसे ही आवाज़ आती है हम लोग दौड़ते हुए महक के घर पे पहुँचते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि महक कोने में सर नीचे करके और अपने घुटनों को पकड़ कर बैठी होती है। बहुत सारे लोग कॉलोनी से इकट्ठा हो जाते हैं महक के घर पे। मैं गेट के पीछे से चुपके से देख रहा होता हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से डर लग रहा होता है। महक अचानक से चिल्लाती है, फिर अचानक से शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो आवाज़ महक की है ही नहीं, वो एक मर्दानी आवाज़ थी, जैसे एक नॉर्मल मैन की, मतलब एक लड़के की, एक आदमी की। ऐसी आवाज़ें उसके अंदर से आ रही थी। चाचा जी महक के पास जाते हैं और महक के कंधों पे हाथ रखते हैं। महक अपने सर को धीरे धीरे लिफ्ट करती है। मैं महक के आंखों को देख सकता हूँ, उसके आईबॉल्स धीरे धीरे बड़े बड़े होते हैं। मैं इस चीज़ को देख के डरने लगता हूँ और मैं गेट के पीछे छुप जाता हूँ। महक चाचा जी के हाथों को जोर से झंझोर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलोनी के जितने भी आदमी होते हैं वो महक को जोर से पकड़ लेते हैं। जो लड़की 1 घंटे पहले तक इतनी कमज़ोर थी कि वो चल नहीं पा रही थी, उसके अंदर अचानक से इतनी ताकत आ जाती है कि उसे कॉलोनी के 10 आदमी भी एक साथ मिलकर नहीं संभाल पा रहे होते हैं। हमारे कॉलोनी में महक के घर के जस्ट सामने एक अंकल रहते थे जो कि एक मौलवी थे। उन्होंने चाचा जी की वाइफ को कहा कि इसके सामने कुरान पढ़िए, तो महक का रिप्लाई आता है, पढ़ लो कुरान, मुझे पसंद है कुरान सुनना और इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे अपने कानों पर अभी तक भरोसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें महक के मुंह से एक मर्दानी आवाज़ में सुनी थी और मैं अभी भी इस चीज़ों को सोचता हूँ वो चीज़ आखिर थी क्या जो मैंने देखी। महक अचानक से थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। सारे लोग उसे बेड पे लिटा देते हैं और महक के कमरे को बंद करके सब बाहर निकल जाते हैं। आपस में सारे लोग बात कर रहे होते हैं और मौलवी साहब चाचा जी को बताते हैं महक के ऊपर जिन ने कब्जा कर लिया है और ये ऐसा जिन है जिसे कुरान, नमाज ये सब करना बहुत पसंद है। मौलवी साहब चाचा जी से कहते हैं कि आप इसे मेरे पीर साहब से दिखाओ, वो इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का इलाज बहुत किया। फिर क्या, ये सुनते ही चाचा जी और उनकी वाइफ महक को लेके पीर साहब के पास चले जाते हैं,
क्योंकि उन लोगों की आखिरी उम्मीद एक पीर साहब ही होते हैं। पीर साहब के सारे तदबीर और तावीज़ करने के बाद भी महक पे कोई असर नहीं होता और महक की तबीयत और बिगड़ती होती है। ऐसा लग रहा होता है कि महक अब कुछ दिनों की मेहमान है और उसके अंदर जिस चीज़ का भी असर है वो महक को साथ लेके ही जाएगा और महक की मौत तय है। हमारे कॉलोनी में ये चीज़ें सबको लगने लग गई थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद महक की फैमिली कॉलोनी से कहीं चली जाती है और किसी को मालूम नहीं होता कि वो कहाँ गई। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि महक की फैमिली महक को लेकर उसके खाला के घर गई है और वहीं उसकी एक दरगाह पे तदबीर और इलाज चल रही है। कुछ महीनों के बाद महक और उसकी फैमिली पूरी वापस आ जाती है कॉलोनी में और हम और हमारे सारे कॉलोनी वाले ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि जो महक 2 महीने पहले तक इतनी बीमार थी कि वो बचने की भी कगार पे नहीं थी, वो आज इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी है। हम सब ये सोचकर अभी भी परेशान हैं कि ऐसा क्या हुआ कि महक अचानक से इतनी हेल्दी हो गई और इन सब चीज़ों से निकल गई। क्योंकि सुनने में तो ये आता है कि अगर कोई जिन किसी को पकड़ ले या फिर किसी पे असर कर दे अपना, तो उसे जल्दी नहीं छोड़ती या फिर उसे मरते दम तक नहीं छोड़ती। चलो आखिर में जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ महक के लिए कि वो इन सब चीज़ों से निकल गई। लेकिन आज भी ये सब चीज़ें एक मिस्ट्री के तौर पे है कि ऐसा क्या हुआ कि महक इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इस चीज़ से बाहर निकल गई। कॉलोनी के बहुत से लोग भी महक के फैमिली से जब इसके बारे में बात करते हैं तो महक की फैमिली बात को पलट देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। और महक अब बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। महक की शादी भी हो चुकी है और महक के अब 2 बेटे और 1 बेटी है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रही है। सो ये थी स्टोरी एक जिन की। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो और स्टोरी। आई होप यू लाइक इट और अगर आप लाइक करें तो कमेंट करके बता दें और चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो। बाय बाय।